गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और धीरे 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 आप लोगों के एग्जाम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ महीनों के अंदर आप देखेंगे आपके पुराने सारे एग्जाम्स जो हैं आने वाले 2-3 महीनों में कंप्लीट मिलेंगे। तो इसलिए तैयारी अपने करते रहना, सारे सब्जेक्ट को थोड़ा 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 पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि एक महीने के अंदर ही सारे हो जाएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी जैसे इस महीने एग्जाम होगा एक आधा, फिर एक आधा अगले महीने होगा, फिर उससे अगले महीने। तो एक आइडिया लेके चलते हैं कि हम 2-3 महीने हमारे पास हैं जिसमें हम सारे पुराने एग्जाम्स को देखेंगे कि वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को पर्सनालिटीज का टॉपिक कराया था और जितने पेपर होते हैं आपने देखा भी होगा, पर्यटन स्थल जरूर आते हैं हर पेपर में, इसलिए मैंने पहले करा दिए। जिलेवार परिचय मैंने पहले करा दिए जिसमें से हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ऐसे ही करके फिर हमने देखो हिस्ट्री के थोड़े से वो टीले हड़प्पा वाला वो थोड़ा सा पढ़ा था। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे थे और फेमस पर्सनालिटीज में हम लोगों ने ये एंशियंट हिस्ट्री की पर्सनालिटीज, फिर मेडिएवल इंडिया की पर्सनालिटीज जो हरियाणा में काम कर रही थी, फिर कोई ऐसी हस्ती जिन लोगों ने बहुत बड़े पद पे काम किया, फिर जो बड़े बड़े हमारे सीएम रहे जिन्होंने बड़े लेवल पे काम किया, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके। फिर हमने साहित्यकार पढ़े थे जिनमें सूरदास थे, फिर इसी तरह से बाण भट्ट थे, अल्ताफ हुसैन हाली जी थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, विशंबरनाथ कौशिक जो कहानियां लिखते थे, तुलसीदास शर्मा दिनेश थे जिन्होंने भक्त भारती प्रहलाद, ये सत्याग्रही प्रहलाद जैसी चीजें, फिर शमीम शर्मा लघु उपन्यास लघु कहानियां वाले थे, ये डॉक्टर मुक्ता फर्स्ट लेडी श्रेष्ठ महिला का अवार्ड। फिर हमने कलाकार पढ़े थे अलग अलग जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम कमाया, हमारे हरियाणा से कहीं ना कहीं संबंधित रहे। कोई स्वर सम्राट के नाम पर, कोई एनएसडी का प्रोडक्ट था, किसी ने बहुत अच्छा यूके यूएस में भी नाम कमाया। यशपाल शर्मा जी हमने पढ़ा था, सोनू निगम, रणदीप सिंह हुड्डा, मधु शर्मा, रागनी गायिका, सब पढ़ लिया था हमने। फिर हमने देखा था एक छोटा टॉपिक था एक जिसमें कि रीडिंग भर कर लोगे तो बहुत है, खिलाड़ियों का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने साक्षी मलिक, दीपा मलिक, ये फोगाट बहने, कपिल देव, विजेंदर सिंह, बीबीसी, जगदीश कुमार और ये सब चीजें देख ली थी लास्ट क्लास में ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब खेलों से संबंधित हमने ये पूरा पढ़ लिया था टॉपिक। लास्ट टॉपिक पे हम आ गए थे जिसमें कि हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था आके अपना इस पे कि हमारे यहाँ कुश्ती भी कंप्लीट हो गया था। जो बड़े बड़े ये जिन्होंने कुछ काम किया हो सेना वगैरह में, जिनको बड़ा अवार्ड मिला हो, ये विविध व्यक्तित्व भी पढ़ा दिया था मैंने आपको। बाबा रामदेव के बारे में हमने खूब पढ़ा था, मानुषी छिल्लर। हरियाणा की शौर्य गाथा लास्ट टॉपिक था इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये। लास्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे छोटी चीजें लेकिन काम की हैं, ठीक है। तो हरियाणा की शौर्य गाथा, हरियाणा की शौर्य गाथा से अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे हरियाणा की ऐसी पर्सनालिटीज जिन्होंने देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में बहुत बड़ा कोई योगदान दिया, या तो आर्मी में बड़े पदों पर रहे या फिर उन लोगों ने कोई इस तरह का काम किया सेना में रहते हुए कि परमवीर चक्र, जिससे बड़ा कि आपके देश में कोई शौर्य हो ही नहीं सकता सम्मान, वो भी आपके हरियाणा के एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना भी होगा, होशियार सिंह दहिया जिनका नाम था, उन्हें मिला था। और उन्होंने भारत पाक युद्ध में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। दो अलग अलग जैसे घाटियां होती है ना, उनके बीच में जो उनकी बटालियन को कमांड दी गई थी उसको उन्होंने फॉलो किया और दो घाटियों में लगातार भाग भाग के मैसेजेस पहुंचाते रहे और मोटिवेट करते रहे अपनी पूरी बटालियन को, जिसके लिए उन्हें इंडिया के सबसे बड़े शौर्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज तक आपके देश को आजाद हुए 70+ साल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ 21 लोग इस लायक थे कि जिन्हें इतना बड़ा परमवीर चक्र दिया गया हो। हम लकी माने अपने आप को कि इस मिट्टी पे उस धरती पुत्र ने जन्म लिया जिसके की नाम के आगे परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता लिखा जाता है, तो वो थे हमारे दहिया जी। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है परमवीर चक्र। ये पुरस्कार आज तक हरियाणा के एक व्यक्ति को मिला है, तो एक भी कम नहीं है क्योंकि जितने आपके राज्य हैं उतने लोगों को भी नहीं मिला, सिर्फ 21 को मिला है। मेजर होशियार सिंह, ये मेजर होशियार सिंह है, कई किताबों में आपको ब्रिगेडियर होशियार सिंह लिखा मिलेगा क्योंकि ब्रिगेडियर इनको बाद में पद मिला था। तो मेजर होशियार सिंह मिले या ब्रिगेडियर होशियार सिंह मिले, एक ही आदमी है वो, ठीक है। होशियार सिंह दहिया इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 1936 नहीं है 37 आएगा, ये 36 किताबों में था। टाइपिस्ट को मैंने दोनों लिख के दिए थे, उसने 36 वाला लिख दिया, मैंने दोनों मेंशन किए थे। 37 में हुआ था हरियाणा के सोनीपत के सिसाना गांव में। तो हमारे सोनीपत के सिसाना गांव में 1937 में एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे जाकर बने एक ऐसे आदमी जिनको कि टोटल देश के 21 अगर बेस्ट योद्धाओं में रखा जाए तो इनका नाम भी आएगा, ठीक है। तो 1937 यानी अंग्रेजों के टाइम में सिसाना सोनीपत में इनका जन्म हुआ। मेजर होशियार सिंह ही बाद में ब्रिगेडियर की पोस्ट तक पहुंचेंगे। हरियाणा का वीर शहीदी दिवस, आपके हरियाणा में रेवाड़ी जो वीरों की नगरी कहलाता है, वहां राव
वीरेंद्र सिंह जी, सुना होगा आपने, आपके सीएम भी रहे थे। ये इंद्रजीत सिंह का भी नाम आपने सुना होगा, जो ये इन्हीं के जो परिवार में बहुत पहले कभी 57 की क्रांति में जिन्होंने रेवाड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 57 की क्रांति में अंग्रेजों से जो भिड़ गए थे, वो थे आपके वो आदमी जिनका नाम था राव तुलाराम जी। इन्हीं के वंशज हैं जिनका नाम आप पढ़ रहे हो ना अब, ये राव वीरेंद्र सिंह जी, चाहे आपके सीएम रहे पहले गैर कांग्रेसी, या आप कहते हैं आज की डेट में तो राजा राव इंद्रजीत सिंह जी, जो आपके इसमें मिनिस्ट्री में भी हैं, राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, और स्टैटिस्टिकल वाला डाटा वो देख रहे हैं। तो आज 2020 में जो आपकी मिनिस्ट्री में है, राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र प्रभार के, इंडिपेंडेंट चार्ज के, ये इनके पूर्वज हैं, मतलब इनके वंशज हैं आज जो राव इंद्रजीत सिंह हैं। ठीक है, तो राव तुलाराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है 23 सितंबर को। और राव तुलाराम जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, 1857 की लड़ाई, और उस लड़ाई में बाद में ये पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान चले गए। फिर इनके बारे में हिस्ट्री ज्यादा कुछ नहीं बताती, तो इन्हीं के जन्मदिन को हम मानते हैं कि ये हमारे लिए शहीदी दिवस के रूप में है। देश का शहीदी दिवस होता है जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर झूले थे 23 मार्च को, लेकिन हरियाणा का अपना खुद का जो शहीदी दिवस है ये पड़ता है इन्हीं के नाम पर, राव तुलाराम जी के जन्मदिन के नाम पर। ठीक है, तो ये कब है? 23 सितंबर को। वो 23 मार्च को और हमारा 23 सितंबर को। किसका जन्मदिन है? वीर शहीदी दिवस हमारा राव तुलाराम जी का, 57 की क्रांति में बहुत बड़ा चेहरा रेवाड़ी का। 23 मार्च को भगत सिंह के ऊपर शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो पूरे देश में शहीदी दिवस है 23 मार्च का, आपका है 23 सितंबर का। ठीक है, ये याद रखना। कारगिल विजय ऑपरेशन 1999 में 80 से अधिक हरियाणवी सैनिक शहीद हो गए थे। तो कारगिल विजय, जिसमें बोफोर्स तोप के कारण हमारी जीत संभव हुई थी, और सबसे बड़ी चीज होती है इंसान का जज्बा। तोप और हथियार और बंदूक तो बाद की बात होती है, सबसे बड़ी चीज होती है आपका जज्बा, आपकी विल पावर। तो कारगिल विजय दिवस जो आप मनाते हैं हर साल 26 जुलाई को, ऑपरेशन विजय के कारण, तो उसके उस पूरे अभियान में हरियाणा से 80 सैनिक शहीद हुए थे। यानी सोचो लड़ने कितने गए होंगे, 80 तो हमारे शहीद हो गए थे, तो लड़ने कितनी बड़ी हमारी फौज गई थी। मेजर सूरजमल, ये बहुत पुराने टाइम की बात है जब आपका देश आजाद नहीं था। सूरजमल ने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था। तो हमारे मेजर सूरजमल जी थे जिन्होंने आजादी से पहले मणिपुर की भूमि पर तिरंगा फहरा दिया था अंग्रेजों के काल में। मेजर सूरजमल सूरज की तरह चमके और धरती पर भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में मणिपुर में तिरंगा फहरा दिया सूरजमल ने, सूरज की भांति चमक के, और तिरंगा गाड़ दिया वहां। ठीक है, ऑपरेशन विजय में हमारे 80 से ज्यादा तो घायल शहीद हुए थे, तो सोचो कितने गए होंगे। सेना से जुड़ी हरियाणा की महान विभूतियां, आप जानते हैं कि आपके देश में आज कई सारे सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल 6ठी क्लास में एडमिशन होता है बच्चे का, और 6ठी से 12वीं तक उस बच्चे के दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, क्योंकि 6ठी से 12वीं तक बच्चे की पर्सनालिटी बन रही होती है। उसको इतना मेहनत करने की आदत डाल देते हैं, इतना ज्यादा शारीरिक रूप से सक्षम बना देते हैं, मेंटली इतना स्टेबल कर देते हैं, इतना तेज दिमाग कि भैया वो जो है एक से एक जो तराशे हुए हीरे होते हैं, ऐसे बच्चे बन जाते हैं। और इस देश में आज सैनिक स्कूलों में अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हम इकलौते हैं जहां 3 सैनिक स्कूल हैं। तीसरा खैर बना नहीं है, लेकिन उसके लिए 300 प्लस एकड़ जमीन कुछ एक्वायर सरकार ने कर ली, और अब आप देखें 1-2 सालों में वो बन भी जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जब इंडिया के स्टार्टिंग के 5 सैनिक स्कूल खुले थे ना 1961 में, तो एक आपके हरियाणा के करनाल के कुंजपुरा में खुला था। ये प्राउड की बात है कि पूरे देश में, कितना बड़े देश में 5 स्कूल खोलने थे, उसमें हरियाणा का कुंजपुरा में स्कूल खोला गया। तो ये कहीं ना कहीं एक गर्व की बात कह लीजिए कि उन्हें लगा होगा कि हरियाणा में इस तरह के बच्चे ज्यादा मिल पाएंगे, क्योंकि आसपास के लोकल एरिया के बच्चे ज्यादा आते हैं। भाई जहां स्कूल होगा उसी के आसपास के गांव के बच्चे आएंगे, तो उन्हें ऐसा शायद लगा होगा जब उस टाइम पे 61 के पास, कि हरियाणा की इस भूमि से ऐसे जरूर निकलेंगे ऐसे लाल जो देश का नाम रोशन करेंगे। और उसी का एग्जाम्पल है आपके हरियाणा के कुंजपुरा के स्कूल से न जाने कितने लड़के हर साल एनडीए में सेलेक्ट हो जाते हैं 12वीं के तुरंत बाद ही। कारण बचपन से उनकी ट्रेनिंग, 6ठी क्लास का बच्चा 10-11 साल का बच्चा होता है, उसको मेंटली ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको फिजिकली इतना बढ़िया ट्रेन किया जाता है कि वो देश में एनडीए में बिना कोचिंग के और बिना किसी चीज के सेलेक्ट हो पाते हैं। तो उनकी पढ़ाई लिखाई में तो जहां वो तेज बनाते ही हैं, वहीं उनकी आदतें, उनका शेड्यूल, उनका सुबह उठने का टाइम, उनका हार्डवर्क का तरीका, उनका एक्सरसाइज का तरीका, उनका टाइम से सोना, टाइम से खाना, मतलब लाइफ को इतना बढ़िया बेहतर बना देते हैं कि जो मैंने कहा कि हीरे तराश देते हैं, वो हमारी इन स्कूलों में, सैनिक स्कूलों में। और हरियाणा खास इसलिए है क्योंकि 3 सैनिक स्कूल सिर्फ हरियाणा में है। एक हमारा कुंजपुरा
1961 देश के ओल्डेस्ट में, एक हमारा रेवाड़ी में 2008 वाले सेशन में शुरू हुआ, और अब एक मातनहेल में बनेगा, प्रस्तावित है, निर्माणाधीन मान लीजिए, इसकी भूमि एक्वायर कर ली, मातनहेल झज्जर में। ठीक है, तो जनरल दीपक कपूर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये कुंजपुरा के प्रोडक्ट हैं, कुंजपुरा के सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं, कुंजपुरा के सैनिक स्कूल के ही बहुत सारे बच्चे हैं जो सीडीएस भी क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे एनडीए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो जनरल दीपक कपूर जो आर्मी के मुखिया बने थे, इनकी पढ़ाई आपके कुंजपुरा जो करनाल में है यहाँ से हुई थी। तो आप ही के राज्य से पढ़ के और देखो कहाँ आर्मी के हेड बने। फिर ऐसे ही जनरल वीके सिंह हैं, ये आपके बापोड़ा, बाकोड़ा लिखा है, प बना लेना, बापोड़ा, ये बापोड़ा में से संबंधित है, वहीं इनका जन्मस्थल है भिवानी में। तो जनरल वीके सिंह, वीके सिंह तो कितना बड़ा चेहरा है, बापोड़ा भिवानी। ये केंद्र सरकार में राज्य विदेश मंत्री नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट वाला काम, राज्य मंत्री है ये। नितिन गडकरी का अलग काम है, इनका स्टेट मिनिस्टर के रूप में काम है। ठीक है, तो देखो ये भी जनरल, ये भी जनरल, ये भी जनरल, ये मेजर जनरल। इसका मतलब ये चारों आदमी किससे संबंधित है, आर्मी से, और ये आपकी राज्य की इस भूमि में जन्मे हैं। तो दीपक कपूर ने कहाँ से पढ़ाई की, आपके कुंजपुरा से, करनाल से। वीके सिंह आपके बापोड़ा भिवानी में जन्मे हैं। जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो पीछे थे ना आपके, झज्जर से संबंधित हैं, तो भिवानी से, करनाल से, झज्जर से। जनरल 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 आर्मी का सबसे बड़ा रैंक होता है जनरल। दलबीर सिंह सुहाग झज्जर से हैं, झज्जर जो कि क्या कहलाता है, शहीदों का शहर। भिवानी यहाँ से हैं आपके वीके सिंह जो आज मिनिस्टर हैं बीजेपी में एक बड़े, और जनरल दीपक कपूर ये कुंजपुरा से पढ़े थे जो करनाल में है। ठीक है, मेजर जनरल राव फरमान अली रोहतक से संबंधित थे, ये जनरल के नीचे का वो हो गया। कैप्टन उमराव सिंह यादव कोई थे झज्जर से, शहीदों के शहर से, और इन्हें विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार मिला था। विक्टोरिया क्रॉस जैसे आज परमवीर है ना, जिसकी हम इतनी शौर्य गाथा गाते हैं, हम कहते हैं भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी तभी मिलेगा, ऐसे ही पहले आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में जो बहुत बढ़िया काम करता था उसे विक्टोरिया क्रॉस मिलता था। तो आपके हरियाणा की मिट्टी में ऐसे सैनिक भी जन्मे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम में बेस्ट परफॉर्मेंस दी होगी एज सोल्जर्स या अधिकारी के रूप में, तो उस टाइम पे विक्टोरिया क्रॉस मिला था कैप्टन उमराव सिंह यादव को। ये पुराने टाइम की बात है। लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर सिंह भिवानी से हैं, महावीर चक्र प्राप्त करता है। महावीर चक्र सेकंड बड़ा शौर्य सम्मान है, जैसे परमवीर है ना नंबर 1, ऐसे नंबर 2 पर आपका शौर्य सम्मान है महावीर, और थर्ड नंबर पर आता है वीर चक्र। तो आपके हरियाणा के बहुत सारे ऐसे जवान हुए हैं, अधिकारी हुए हैं जिन्हें बड़े बड़े अवार्ड मिले, जिनमें एक महावीर चक्र भी है। लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर सिंह, उमराव सिंह को विक्टोरिया क्रॉस। मेजर जनरल राव रोहतक के थे, जनरल दलबीर सिंह सुहाग झज्जर के, जनरल वीके सिंह भिवानी के, दीपक कपूर ने कुंजपुरा से पढ़ाई की है। ठीक है, ये हो गया धर्मवीर सिंह। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के सीएम हैं, और ये भी बड़ी अचीवमेंट है, ये भी आपके हरियाणा के भिवानी के इलाके को बिलोंग करते हैं। पहले ये आईआरएस चुने गए थे, बाद में इन्होंने इसको छोड़ दिया, इन्होंने एनजीओ बनाई थी परिवर्तन करके, इन्होंने लोकपाल के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और आज ये दिल्ली में एज चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा के हैं अरविंद केजरीवाल। सिवानी मंडी भिवानी, ये सिवानी आप जानते हैं भिवानी का इलाका है, पर इनकी पढ़ाई हिसार से हुई। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड जिसको आप कहते हैं एशिया का नोबेल, रेमन मैग्सेसे एक आदमी का नाम था। ये फिलीपींस के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। एक एरोप्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी 1956 में, इसलिए 1957 से ये प्राइज दिए जा रहे हैं। और जितना बड़ा ये अवार्ड है इतना एशिया में कोई नहीं देता। फिलीपींस एक छोटा सा देश है, राजधानी है मनीला, इससे बहुत बड़ा देश है चाइना, इससे बहुत बड़ा है हमारा इंडिया, लेकिन हम ऐसा इतना बड़ा अवार्ड नहीं देते जितना कि फिलीपींस देता है अपने राष्ट्रपति की याद में। उस अवार्ड का नाम अपने राष्ट्रपति के नाम पर इसने रखा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और हमारे बहुत सारे इंडियंस को ये मिला, जिनमें अरविंद केजरीवाल जो भिवानी को बिलोंग करते हैं, इनका भी नाम है। तो ये एक बड़े अधिकारी भी थे भारत सरकार के अंडर, इन्होंने एनजीओ भी बनाई, इन्होंने लोकपाल के लिए भी लड़ाई लड़ी, और आज ये सीएम है दिल्ली में दूसरी बार। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2006 में इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़कर आए थे, फिर अब ये राजनीति में आ गए। तो भिवानी से बिलोंग करते हैं और इनको रेमन मैग्सेसे मिला, ये इंपॉर्टेंट है। इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, 1957 से दिया जा रहा है। अशोक तंवर अब तो नहीं है, पर पहले उस टाइम, ये वर्तमान काट देना आप, हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष थे कर देना, क्योंकि 2019 में तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया ना, जब पीछे वो डिस्प्यूट रहा था कि भैया मुझसे जो पहले के लीडर, मतलब मेरे बाद के लीडर्स हैं, उनको भी बड़े पद मिल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं एलिजिबल हूँ। और वो कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया।
तो अशोक तंवर जी जो हैं ये पहले थे कांग्रेस के बहुत बड़े एक मुखिया मान लीजिए, अध्यक्ष थे, लेकिन अब नहीं है हरियाणा में। अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस के एक नेता हैं, तो ऐसे ढेर नेता हैं, एक एक का नाम आप याद नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष गोयल, बड़ा नाम बड़ा चेहरा, रेल मंत्री हैं और इनका संबंध है आपके हिसार से। तो जो प्रेजेंट में है ना उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब जैसे कोई कांग्रेस का मंत्री था तो उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, जिसकी सरकार होती है ना क्वेश्चन भी उसी के बनते हैं। ये हमेशा देख लेना, जिसकी सरकार होगी क्वेश्चन उसी के ऊपर पूछे जाएंगे, बिना सरकार वाले आदमी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पीयूष गोयल क्या है, आपके रेल मंत्री हैं, ये हिसार को बिलोंग करते हैं। उकलाना मंडी, उकलाना मंडी आप जानते होंगे हरियाणा में सबसे पुरानी मंडी है देसी घी की, हिसार के इलाके में पड़ती है उकलाना मंडी। ठीक है। नवाबजादा, नवाबजादा जैसे एक वो था ना राजा कह देते हैं हम, ऐसे ये लोग अपने हम राजकुमार लगा देते थे नामों में, ऐसे ये नवाबजादा जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस्लाम धर्म में ये नाम के आगे लगा दे नवाबजादा। तो नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर आपके हरियाणा को बिलोंग करते थे। तो हरियाणा उस टाइम पंजाब था, पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में गया था। तो ये नवाबजादा, जैसे हमने भाई कोई नाम आगे जोड़ दिया, जैसे हमने कह दिया केसरे हिंद उपाधि हो गई ना, ऐसे नवाबजादा लियाकत अली खान LA खान पाकिस्तान के पहले PM है। ये करनाल से थे, जहां आपका कुंजपुरा का सैनिक स्कूल है ना वहीं से थे ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। भारत के पहले वित्त मंत्री रहे, आजादी के बाद नहीं, आजादी से पहले वाली सरकार में, परंतु पाकिस्तान के पहले PM बने ये। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो पाकिस्तान में एक बड़ी पोस्ट पे बैठे, वो PM ही याद रखना, बाकियों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का पहला PM लियाकत अली खान कहाँ से थे, हरियाणा के करनाल से। करनाल में कौन सा सैनिक स्कूल है, कुंजपुरा में है। देश के 5 सैनिक स्कूल थे 1961 में खुले, उनमें से पहला आपके यहाँ खुला था कुंजपुरा में। और अभी आपने देखा था जनरल जो थे उनका संबंध भी, दीपक जो थे उनका संबंध भी कुंजपुरा से था। ठीक है। कैप्टन अभिमन्यु अभी आप जानते ही हैं, पिछली सरकार में अच्छे पद पे थे। कैप्टन अभिमन्यु संधू नारनौंद की सीट से जीते थे, हिसार से। पिछले इसमें ये वित्त मंत्री थे। तो कैप्टन अभिमन्यु क्योंकि बीजेपी का चेहरा है इसलिए पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आ गए कुछ ऐसी हस्तियां जिनका बहुत बड़ा योगदान है या तो इंडिया की राजनीति में या अपने हिस्ट्री में, कि जिनका नाम एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब इसमें आप एक एक नाम मैं बताती रहूंगी, इसके आगे की बात मैं पढ़ा दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बता भी दूंगी। पहला नाम है राव वीरेंद्र सिंह। अभी हमने जिक्र किया था राव वीरेंद्र सिंह का, राव इंद्रजीत का, जो प्रेजेंट में आपके मिनिस्टर भी हैं, स्टेट मिनिस्टर। और उससे पहले बात की थी राव तुलाराम जी की, उन्हीं के वंशज हैं ये सारे। उस जो हमने पहला नाम लिया राव तुलाराम, 23 कब है, सितंबर, शहीदी दिवस, 57 की क्रांति, अफगानिस्तान में डेथ। फिर हमने नाम लिया राव वीरेंद्र सिंह जी का, ये आपके राज्य के पहले मेल CM थे। मैंने जब आपको प्रशासनिक संरचना पढ़ाई थी ना, तो कई दिन तक हमने CM, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष पढ़े थे। उस टाइम मैंने पूरा डिटेल से बताया था। हरियाणा में एक पार्टी बनी थी, विशाल हरियाणा पार्टी, उस पार्टी के कैंडिडेट थे राव वीरेंद्र सिंह जी, और ये आपके हरियाणा के पहले मेल स्पीकर हैं विधानसभा के कुछ दिनों के। फिर 24 मार्च से ये बन गए थे आपके पहले गैर कांग्रेसी CM, और कुछ ही महीने रहे, क्योंकि मार्च से और आप लगा लो नवंबर में, 2 नवंबर को 1967 में इनके टाइम में ही हमारे राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राव वीरेंद्र सिंह जी सिर्फ एक बार आपके CM बने हैं। ये आपकी पहली निर्वाचित विधानसभा के मेल अध्यक्ष भी थे, क्योंकि फीमेल अध्यक्षा पहले बनी थी, जिनका नाम क्या था, शन्नो देवी। वो देश की पहली महिला जो विधानसभा की स्पीकर बनी थी। ठीक है। तो ये उनके बारे में है सारी बातें। राव वीरेंद्र सिंह जी ये रेवाड़ी में जन्मे। हरियाणा के गठन के बाद दूसरे मुख्यमंत्री, अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं, मैं बोलती जाऊंगी, आपको मैंने सब बताया हुआ है, कुछ नया नहीं है जो इसमें लिखा हो, वही सेम बातें हैं। हरियाणा के गठन के बाद दूसरे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पहले तो पंडित BD शर्मा जी बने थे, भगवत दयाल शर्मा जो कि इलेक्टेड नहीं थे, मतलब एज सच हरियाणा के लिए 54 अलग हुए थे ना हमारे MLA, उनमें से पंडित BD शर्मा जी थे। फिर इलेक्शन हुआ था आपके यहाँ मार्च में, आपके राज्य में नई चुनी हुई सरकार बनी, जिसमें कि इलेक्शन में आपने सबसे ज्यादा सीटों के साथ जिताया था विशाल हरियाणा पार्टी को, जिसके मेंबर थे ये राव वीरेंद्र सिंह जी। ठीक है। तो दूसरे मुख्यमंत्री बने, पर निर्वाचित पहले थे, क्योंकि पहले वाले का तो निर्वाचन थोड़ी हुआ था CM, ये निर्वाचित थे, पहले मुख्यमंत्री बने। 24 मार्च 1967 को पहले गैर कांग्रेसी CM बने। इससे पहले वाले तो कांग्रेस के थे, ये गैर कांग्रेसी। तो कौन सी पार्टी थी, विशाल हरियाणा पार्टी। इन्होंने नई पार्टी बनाई, विशाल हरियाणा पार्टी। बाद में ना विशाल हरियाणा पार्टी कांग्रेस में ही शामिल हो गई थी कुछ सालों बाद जाके।
वीएचपी बनाई, और ये 21 नवंबर गलत है, ये 2 नवंबर है। ये मैंने आपको जब कराया था ना राष्ट्रपति शासन, तो देखो डेट्स याद कराई थी, 2 नवंबर से फिर मई तक चला वो, फिर उससे अगला जो था चौथे महीने से छठे महीने, फिर तीसरा भी चौथे महीने से छठे, फिर 20, 21, 22 याद होंगी ना डेट्स ये। तो इस तरह से था ये 2 नवंबर है, 21 ठीक कर लेना। 1967 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ इनके टाइम में। 1978 में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। तो 78 में ये जो पार्टी थी ना, विशाल हरियाणा पार्टी, ये कांग्रेस में चली गई। 1996 में लोकसभा के चुनाव हार गए, फिर इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, और अभी लगभग 10-11 साल पहले 2009 में इनकी डेथ हो गई। तो आपके राज्य का पहला निर्वाचित सीएम 2009 में एक्सपायर हो गया। जब वो हारे एमपी के इलेक्शन में, तो उन्होंने संन्यास ले लिया राजनीति से, ठीक है, 1996 में। अगला नाम है पंडित ये वैद्य लेख राम शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और भगत सिंह ने जो मिलके दिल्ली में एक नया संगठन तैयार किया था क्रांतिकारी युवा लड़कों का, जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके एक्टिव मेंबर थे, और बम बनाने की पूरी फैक्ट्री लगा के बैठे हुए थे रोहतक में। चोरी छिपे काम करते थे, क्योंकि अंग्रेज ऐसे इतना ईजी नहीं था ना अंग्रेजों के टाइम में बम बनाना। तो इन्होंने जो इरविन की इस पे बग्गी पे बम फेंका गया था ना, जब उसकी वो जिस ट्रेन में जा रहा था, तो उसका निर्माण भी कहते हैं पंडित ये वैद्य लेखराम जी की ही लेबोरेटरी में हुआ था। तो सोचो कितने रिस्क पे ये यहाँ काम करते होंगे, और उस टाइम में क्रांतिकारियों के खास आदमी थे ये। तो वैद्य लेखराम शर्मा 1901 में फतेहाबाद में जन्मे, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। जब वायसराय इरविन की ट्रेन को बम से उड़ाने वाली सामग्री इनकी ही लेबोरेटरी रोहतक में बनाया गया था। वो जो बम था ना, जो फेंका था इरविन की बग्गी पे, पर वो मरा नहीं था, तो वो इन्हीं की लेबोरेटरी में। क्या नाम है इनका? वैद्य लेखराम शर्मा। किस बड़े संगठन के मेंबर थे? HSRA, जो कहां बना था 1928 में? दिल्ली में। इसके पीछे मुख्य विचार किसका था? आजाद और भगत सिंह का, मेन भगत सिंह का। ठीक है, तो ये देखो कितने बड़े क्रांतिकारी होंगे। दूसरा है रामकृष्ण गुप्ता। ये रामकृष्ण गुप्ता जो है ना, आपको मैंने एक बार बताया होगा, चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री लगी थी, तो डालमिया सेठ रामकृष्ण डालमिया ने लगाई। जर्मनी से इंजीनियर बुलाए थे, बाद में कुछ डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने कहा फैक्ट्री बंद करेंगे। फिर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वो अधिग्रहित कर ली, उसके बाद फिर वो बंद ही पड़ी। अब तो लगभग 30 सालों से उसमें कोई काम नहीं हुआ, पूरा एरिया जो है कॉम्प्लेक्स पूरा खाली पड़ा है। तो ये आदमी जो थे उस टाइम में मजदूर यूनियन के प्रधान थे, जब वहां फैक्ट्री में काम चलता था। कहते हैं इन्होंने ही डालमिया, पहले चरखी दादरी है ना, ये डालमिया दादरी, कि भाई उस बड़े आदमी बिजनेसमैन के नाम से थी, तो इन्होंने उसका नाम कहा था कि नहीं डालमिया दादरी क्यों होगा, एक आदमी से हम क्यों जाने जाएं, और इन्होंने कहा था इसका नाम चरखी दादरी करो। ठीक है, रामकृष्ण गुप्ता जी हैं, पंजाब में जन्मे थे। 1955 में दादरी में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री थी, उसके मजदूर यूनियन के प्रधान थे, और लोकसभा में दादरी के सदस्य भी चुने गए, यानी MP। तो लोगों के फेवरेट होंगे तभी MP बने होंगे। इन्होंने ही डालमिया दादरी का नाम बदलकर चरखी दादरी रखवाया। तो सोचो, मजदूरों के एक बड़े लीडर थे रामकृष्ण गुप्ता जी। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद यासिन खान। बहुत बड़ा नाम, थोड़ी सी कहानी सुन लो, याद रह जाएगी। आप जानते हैं 47 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो हरियाणा भी बहुत प्रभावित था, क्योंकि हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, और पंजाब से ही वो ट्रेन भर भर के वहां से पाकिस्तान से इंडिया आती थी, और इंडिया से पाकिस्तान। पता होगा ना आपको, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की रचना है। गदर मूवी में दिखाया भी गया कैसे पूरी ट्रेन डेड बॉडीज की लाद के वहां से यहाँ और फिर यहाँ से वहां। तो सबका असर आपके हरियाणा पर भी था। हरियाणा के, अभी कल ही हम किसी के घर गए थे, तो वहां हमें काफी एज्ड दादी की उम्र की मतलब लेडी मिली, 95 प्लस उनकी एज बता रहे थे, और वो कह रही थी बिल्कुल हमारे सामने की घटना। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी, उनको अभी भी चीजें याद थी। तो उन्होंने कुछ गाँव के नाम बताए कि वहां ऐसे ऐसे जो थे ना अंग्रेज आते थे, और ऐसे ऐसे मार काट मची, और पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो गए। कई सारे परिवार थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, फिर वो कैसे भाग गए। कुछ लोगों को हिंदुओं ने संरक्षण भी दिया, कई गाँव ने ना, हिंदुओं के गाँव ने मुस्लिम कम्युनिटी को संरक्षण दिया कि हम इनको मारने नहीं देंगे। कोई बाहर से आए दंगा करने तो उन्होंने भगा दिया कि ये हमारे आदमी हैं, बेशक मुसलमान हैं लेकिन ये हरियाणा के लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिए। उसी टाइम की बात बता रही हूँ। मोहम्मद यासिन खान एक बहुत बड़े लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के। मेव जाति थी मुस्लिम कम्युनिटी में। तो जब बहुत सारे मेवात के लोग ये एरिया छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि पंजाब तो बहुत प्रभावित था ना 47 में, तो उस टाइम फिर यासिन खान गांधी जी से मिले दिल्ली जाके, दिसंबर की घटना है, और कहा गांधी जी आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो सारे मेव डर के मारे
पूरा पंजाब छोड़ जाएंगे, मेनली हरियाणा का मेवात छोड़ जाएंगे। तो गांधी जी यहाँ आए थे दिसंबर में, 9 दिसंबर को, और गांधी जी ने मेवों के सामने हाथ जोड़ के कहा था कि ये धरती आपकी है, ये इलाका आपका है, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। ये वही मोहम्मद यासिन खान है। आज भी इनका परिवार, जो इनकी अगली पुश्तैनी पीढ़ियां हैं, इनके पोते पड़पोते हो गए अब, वो अभी भी एडवोकेट है उनमें से एक, और अभी भी वो रिप्रेजेंट करते हैं इस पुरानी चीजों को। ठीक है, तो ये है मोहम्मद यासिन खान। 1896 में इनको मेवात में असीन खान भी कहते हैं। इन्हीं के कहने पर गांधी जी विभाजन के दौरान मेवात आए और मेव जाति को पाकिस्तान जाने से रोका था। नहीं तो सारे मेव छोड़ के भारत, ये पंजाब कह लो या हरियाणा कह लो, क्योंकि डर था ना, वे चारों तरफ से अटैक्स हो रहे थे, पता नहीं किस गांव में एकदम से लोग भड़क जाएं और मुसलमानों को मार दें और काट दें, क्योंकि ट्रेन भर भर के आ रही थी। तो लोगों के दिमाग में ना ये मतलब ये चीज थी कि किसी भी तरह से इस जाति को खत्म करना है। वहां के लोग हिंदुओं को खत्म करने के पीछे थे और यहाँ के लोग मुसलमानों को, जिसका बहुत बड़ा नुकसान दोनों तरफ की आम जनता को उठाना पड़ा। तो मोहम्मद यासिन खान वो लीडर है जिसने मेवात के लोगों को रुकवाया था, गांधी जी को रिक्वेस्ट करके हरियाणा लाए थे। बंदा बैरागी, यही है बंदा सिंह बहादुर। सिखों के 10 गुरु हुए हैं, और क्योंकि पंजाब से ही कटकर हरियाणा अलग हुआ, इसलिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदा बहादुर या बंदा सिंह बहादुर या बंदा बैरागी एक ही आदमी के 3 नाम हैं। ये आदमी जब जन्मा था तो इनका नाम रखा था लक्ष्मण दास। ये हिंदू नाम लग रहा है ना आपको। बाद में ये स्पिरिचुअल उसकी तरफ मुड़ गए, मतलब अध्यात्म की तरफ, आत्मा परमात्मा टाइप की बातों की तरफ। और उस टाइम में जैसे पहले इनके गुरु एक अलग आदमी बने, फिर बाद में इनके गुरु, इनको बहुत अच्छा लगा गुरु गोविंद सिंह जी की बातें सुन के, जो सिखों के 10वें गुरु थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं इसी तरफ काम करूंगा, मानवता के लिए काम करूंगा। तो फिर उनकी बातें मान के इनको सिख धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट इनका पैदा हो गया, और फिर धीरे धीरे करके ये सिख धर्म के प्रचार प्रसार, उनकी अच्छाइयों को फैलाने में लग गए। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हरियाणा के सोनीपत का एक गांव पड़ता है सिहरी खांडा, अभी भी ये गांव है। कहीं कहीं किताबों में सेहरी खांडा लिखा है, लेकिन आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं सिहरी खांडा उनके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो हरियाणा के सोनीपत के सिहरी खांडा में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, बहुत सारे यंग नौजवान लड़कों को अपने साथ जोड़ा, और सबको एक तरह से खिलाफ कर दिया इन्होंने मुगलों के, कि मुगल जो है बहुत घटिया हैं। वैसे भी मुगलों ने देखो 9वें गुरु को मारा था, 5वें गुरु को मारा था, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी कि जितनी सिख कम्युनिटी थी या जो पंजाब को बिलोंग करने वाले लोग थे, उनके मन में एक नेगेटिव फीलिंग थी मुगलों के प्रति। एक और बड़ा कारण था, मुगलों ने जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, पंजाब के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। और जब गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया उन्होंने, तो सरेआम जनता की भीड़ के सामने उनका सर काट दिया, गर्दन तलवार से काट के दूर जाके गिरी थी। तो ये कितना गलत था कि जबरदस्त धर्म परिवर्तन, ठीक है भाई, तुम्हारा भी धर्म है हमारा भी धर्म है, सब फले फूले, लेकिन ये तो गलत है ना कि कोई किसी को मार रहा है सिर्फ इसलिए कि वो धर्म नहीं बदल रहा, और वो भी गुरु को, जिनके कि कितने शिष्य होंगे। तो एक नेगेटिव फीलिंग मुगलों के प्रति जनता के मन में थी। और आप जानते हैं कि इंडिया में बाहुल्य हिंदुओं का था, तो 1000 साल की इस दास्ता से मुक्ति कहीं ना कहीं पाने की इच्छा बहुत सारे हिंदुओं में जागी, बहुत सारे सिखों में जागी। तो इन्होंने उन मुगलों को जो परेशान करना शुरू कर दिया, कहीं मुगलों के फौजदारों को दुखी करते, कहीं उनको मर्डर कर देते, जब देखो क्रांति की बातें, लड़ाई झगड़ा, मतलब अपने बिहाफ पे ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अब देखो कभी ना कभी तो आदमी फंस भी जाता है ना। फर्रुख सियर का जब टाइम था, उस टाइम पर इनको पकड़ लिया, मुगलों ने इनको पकड़ लिया, और सिर्फ पकड़ा नहीं, इनको इतनी यातना दी, इतनी यातना दी, मतलब पढ़ के भी लगता है कि कितने अजीब टाइप के लोग थे ये, जो इस तरह की हरकतें करते थे। जैसे मैंने कभी आपको शायद कहानी सुनाई हो, औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे शंभाजी के साथ कैसा इल ट्रीटमेंट किया था, कैसे उनको 40 दिन तक तड़पा तड़पा के मारा था। ऐसे ही इनको बना लिया बंदी। इनको अकेले को नहीं बनाया, इनको जैसे ना एक लोहे का पिंजरा टाइप था, जब बंदी बनाए तो उसमें कैद किया, और फिर ये जब पकड़े गए तो हरियाणा पंजाब से पकड़े गए, यहाँ से दिल्ली लेके गए, और इनके साथ 700 आदमी और जो इनके तैयार किए हुए सैनिक थे, तो वो पकड़ लिए गए। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, और कहते हैं कि पता नहीं कितनी, कई 100 इन्होंने जो है ना वो ये जो अपनी होती है घोड़ा गाड़ी, या उस टाइम पे जैसे बुग्गी टाइप की चीजें चलती होंगी, कहते हैं कई 100 ऐसी गाड़ियां उससे भर दी, सर काट काट के, सिर्फ सर इतने गर्दन तक काट काट के इतने सिख मारे कि उनकी गर्दनों को भर भर के ऐसी पता नहीं कितनी सारी गाड़ियां ये लेके गए दिल्ली में, सिर्फ लोगों के मन में एक दहल बैठाने के लिए, एक डर बैठाने के लिए कि अगर धर्म नहीं बदला तो ऐसे मारेंगे। वहां जिन 700 जिंदा लोगों को पकड़ के ले गए थे ना बंदा बहादुर जी के साथ, तो बंदा बहादुर जी का तो बहुत इल ट्रीटमेंट किया,
क्या किया, उनका ऐसा मतलब हश्र किया कि लोग उनको देख के डरे और डर के मारे धर्म बदल लें। ये जबरन धर्म परिवर्तन का बहुत गलत नियम था मुगलों के टाइम में। तो इनका कहते हैं कि जब इनसे कहा गया कि धर्म बदलो, इन्होंने कहा मैं नहीं बदलूंगा। भाई जिसने गुरु ही गुरु गोविंद सिंह जी को मार लिया तो वो क्या धर्म बदलता। तो जिंदा आदमी के हाथ बांधे पैर बांधे और कहते हैं धारदार हथियार लेके और आंख के यहाँ घुसा के पूरी आंख को जिंदा आदमी की बाहर निकाल दिया। मतलब सोच के भी कैसा लगता है कि ऐसा करने वाले इंसान किस प्रवृत्ति के होंगे। दोनों आंख जिंदा आदमी की यहाँ से कोई इस तरह का शार्प चाकू या खंजर लेके और दोनों आंखें बाहर निकाल दी। लेकिन मरे नहीं बंदा बहादुर, बंदा बहादुर जिंदा रहे। कितना दर्द सहन किया, मतलब कैसी 3rd डिग्री का टॉर्चर, इससे ज्यादा और घटिया क्या कर सकते हैं। इतना किया, इसके बाद भी जब नहीं बोले कि मैं नहीं बदलूंगा, चाहे तुम कुछ कर लो, मारते हो कल आज मार दो मैं बदलूंगा नहीं। लेकिन सोचा कि इस तरह नहीं मारेंगे, मारे ऐसे कि तड़पा के लोग डर जाएं। जैसे सीधा मारने से लोग डरते नहीं ना, मरने को हर कोई तैयार है, पर उस भयानक मौत को देख के इंसान के मन में एक डर पैदा हो सकता है। तो पहले तो आंख निकाली, कई दिन तक सोचो कितना पेनफुल एक्सपीरियंस रहा। फिर इनके पैरों की उंगलियां काटी एक एक करके, जैसे रोज तड़पा तड़पा के एक एक उंगली को धीरे धीरे काटते थे, पूरे पैर नीचे से काटे। और उसके बाद फिर इनके शरीर की, जिंदा आदमी के शरीर की चमड़ी निकाली, जैसे खंजर लेके और पूरे शरीर को ऐसे छीलते रोज। कितनी भयानक दर्दनाक इनको इन्होंने परिस्थिति में रखा। उसके बाद जाके इनको मारा, मतलब इतना तड़पा के। उनको देख देख के वो 700 सैनिक, सोचो कितना अंदर से मन में डर, तो इंसान तो डरेगा ना भाई कि यार ऐसा कंडीशन कहीं मेरी भी करें। लेकिन आप हद मानो, उन 700 में से एक ने भी हामी नहीं भरी धर्म बदलने की। बेशक ऐसे ही मार दो जैसे बंदा बहादुर को मारा। तो फिर सोचा कि कैसे डराएं, तो बोले एक दिन में नहीं मारेंगे, 100 को रोज मारेंगे और पब्लिक के बीच में ले जाके मारेंगे। तो 100 लोगों को, 700 लोग थे, 7 दिन तक रोज 100 लोगों को ले गए पब्लिक के बिल्कुल बीच में और फांसी चढ़ा दी और गर्दन काट दी। लेकिन 100 लोग जो गए सो गए, पीछे के 600 के मन में था बेशक कुछ करें हम धर्म नहीं बदलेंगे। और कहते हैं 7 दिन तक इस तरह 700 सैनिक भी मार दिए। तो कितना ज्यादा क्रूर व्यवहार था इन मुगलाई लोगों का। इसीलिए बहुत सारे लोग नफरत करते हैं मुगलों से। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अकबर को महान क्यों कहें, या हम औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहें। तो इन चीजों को पढ़ के तो लगता ही है कि कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और धर्म के नाम पे इतनी अंधता, इतना पागलपन कि धर्म नहीं बदला तो इस तरह का व्यवहार। आदमी थोड़ा बहुत बुरा भला कह दे, लेकिन इतना ज्यादा क्रूर व्यवहार तो मतलब जानवर भी नहीं करता दूसरे के साथ, जो इन लोगों ने किया ये बहुत गलत था। तो वही बंदा बैरागी जी हैं ये, जिन्होंने की अपनी लास्ट सांस तक भी पैर काटे, हाथ काटे, चमड़ी उधेड़ी। जो सिर्फ हम सुनते हैं ना, जैसे पुराने लोग चमड़ी उधेड़ देंगे, इन लोगों ने वो सहा है। जो सिर्फ हमने जुमलों में सुना वो इन्होंने सहा था। तो बंदा बैरागी जम्मू कश्मीर में जन्मे थे, लेकिन देखो कहाँ जाके इनकी डेथ हुई, दिल्ली में। और काम कहाँ किया, हरियाणा के सिहरी खांडा में, पंजाब हरियाणा में। 1670 में राजौरी जम्मू कश्मीर। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। तो नाम से आपको दिखेगा कि ये हिंदू धर्म से भी संबंधित। इनके गुरु का नाम था रामदास। गुरु से शिक्षा लेने के बाद माधोदास कहलाए, तो गुरुजी ने इनका नाम रख दिया। असली नाम क्या था इनका, लक्ष्मण देव, लक्ष्मण दास भी कहते हैं। फिर नाम क्या पड़ा, माधोदास बैरागी। ठीक है। 1708 में 10वें गुरु, 45 साल में एक्सपायर हो गए थे, 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें गुरुबख्श सिंह नाम दिया। तो गुरु ने देखा कि लड़का लायक है तो नाम रख दिया गुरुबख्श सिंह। बहुत लोग कहते हैं कि हम इनको 11वां गुरु मानते हैं, पर गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई गुरु एज सच मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। उनकी वो जो किताब है जिसमें सच्ची बातें लिखी हैं, अच्छी बातें लिखी हैं, जिसको आप कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बाद लास्ट है, उसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ जिसमें से लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि गुरु की वाणी लिखी है, अच्छी बातें लिखी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सिपाही के तौर पे बहुत अच्छे थे। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुबख्श सिंह नाम दिया। ये सिखों के 11वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो वैसे 11 गुरु हैं नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनमें भी वही गुण थे जो 10 गुरुओं में थे। परंतु गुरु गोविंद सिंह जी के शरीर त्याग के बाद गुरु ग्रंथ साहिब, वो बुक को गुरु माना। इनकी मृत्यु 1716 में हुई। तो ये देखो 30 साल ये और 40 46 45 साल, पूरे 46 भी कंप्लीट नहीं किए थे। 45 साल की छोटी सी उम्र में कितनी भयानक मौत इनको देखनी पड़ी, लेकिन अपने धर्म से नहीं डिगे। तो कहीं ना कहीं गुरुओं वाले गुण थे ना। 9वें गुरु ने भी तो यही किया था, अगर चाहते तो मिनट में धर्म परिवर्तन कर लेते, लेकिन सर कटवा दिया पर धर्म नहीं बदला। सेम इन्होंने किया। ये है बंदा बैरागी। हेडक्वार्टर कहाँ था, सोनीपत के सिहरी खांडा में। नेक्स्ट है आपका चंद्रावती, अभी अभी एक्सपायर हुई हैं पिछले महीने
मेरे ख्याल 20 या पता नहीं 15 नवंबर 2020 को, अभी तो पिछला 1 महीना भी नहीं हुआ, इनकी डेथ हुई है। चंद्रावती, चंद्रावती आपके राज्य की वो महिला है, अब ध्यान से सुनना क्योंकि ये करंट में भी आएंगी, जो पहली महिला एमपी थी हरियाणा से, पहली महिला एमएलए थी हरियाणा से, और हरियाणा की पहली महिला जो पौंडीचेरी की उपराज्यपाल भी बनी। 3 बातें, पहली महिला एमएलए, पहली महिला एमपी और पहली महिला जो उपराज्यपाल बनी आपकी यूनियन टेरिटरी कहाँ की, पौंडीचेरी। ज्यादा लंबी नहीं, फरवरी में बनी थी, दिसंबर में हट गई, लेकिन भाई बनना तो एक दिन का हो तो भी नाम बन जाता है, तो फिर इनके साथ याद करने हैं तीनों पॉइंट। पहली एमएलए बनी महिला हरियाणा से, पहली महिला एमपी, एमपी कहां से, भिवानी की सीट से, भिवानी की सीट से जब छठी लोकसभा थी ना 1978 में जब इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम पर ये जनता पार्टी की कैंडिडेट बन गई थी और इन्होंने आपके राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम को हराया था, यानी बंसीलाल जी को हरा दिया था भिवानी की सीट से। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से छठी लोकसभा में ये एमपी चुनी गई थी, जनता पार्टी की कैंडिडेट थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पर, बंसीलाल जी को हराना कोई हंसी खेल नहीं था। कितना लंबा टाइम उन्होंने देश की राजनीति में दिया, हरियाणा की राजनीति में, और देश के भी 2 बार कैबिनेट रैंक के मंत्री बने थे। तो उस आदमी को इन्होंने बीट किया था 1977 वाले इलेक्शन थे, 1877 वाले, ठीक है। तो वही है चंद्रावती जी, 1928 में जन्मी थी, डालावास, चरखी दादरी को काट देना, ये भिवानी आएगा, भिवानी में है डालावास, यहाँ जन्मी थी, अभी एक्सपायर हुई है पिछले ही महीने, ठीक है। तो यहाँ अब इनके, अब जैसे जब ये बुक लिखी थी तब ये जिंदा थी, अब इनकी डेथ हो चुकी 2020 में। हरियाणा से ये भारत की पहली महिला उपराज्यपाल, पौंडीचेरी इनको गौरव प्राप्त है। तो सिर्फ उपराज्यपाल नहीं, ये हरियाणा की फर्स्ट लेडी सीएम भी, ये अपना फर्स्ट लेडी एमपी भी हैं, फर्स्ट लेडी एमएलए भी हैं। एमपी कहाँ से थी ये, भिवानी से, ठीक है। जन्मी कहाँ है, डालावास, डालावास कहाँ, भिवानी। और फर्स्ट लेडी उपराज्यपाल या कह लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, तीनों याद रखना, फर्स्ट लेडी एमएलए, फर्स्ट लेडी एमपी और फर्स्ट लेडी उपराज्यपाल। कहाँ की उपराज्यपाल, पौंडीचेरी की। अभी अभी एक्सपायर हुई है तो करंट में भी इनका पूछ लेंगे, इनका जन्मस्थल भी याद करना, डालावास, भिवानी, और किस किस पोस्ट पे रही है, ठीक है, चंद्रावती जी। नेक्स्ट है चांदबाई, चांदबाई ऐतिहासिक कैरेक्टर है, गांधी जी के साबरमती आश्रम में भी रही थी हरियाणा से, तो बहुत पुरानी बात है। जैसे चंद्रावती पूछेंगे तो बिल्कुल करंट में है, नवंबर से जुड़ी घटना। चांदबाई सिरसा से संबंधित थी, लोकसभा सदस्य रही देश की आजादी के बाद, हरियाणा में मंत्री पद पर रही, गांधी जी की अनुयायी थी और 22-23 में साबरमती आश्रम में रही थी। तो इतिहास में जैसे मॉडर्न इंडिया में इनका नाम आ जाता है, ठीक है। चांदबाई का कैरेक्टर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि चंद्रावती का, क्योंकि चंद्रावती फर्स्ट लेडी एमपी है, इलेक्टेड छठी लोकसभा की, बंसीलाल को हरा के भिवानी की सीट से। फर्स्ट लेडी एमएलए है हरियाणा से, और फर्स्ट लेडी महिला उपराज्यपाल है पौंडीचेरी की, अभी डेथ हुई है। नेक्स्ट है कंवर सिंह धनखड़, कंवल ल कर देना इसको, कंवल सिंह धनखड़ है, झज्जर में जन्मे। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें शेरे हिंद की उपाधि दी, यानी ये किससे संबंधित रहे होंगे, ये सुभाष चंद्र बोस की जो एक उन्होंने बनाया था ना, क्या बनाई थी उन्होंने, आजाद हिंद फौज, इससे संबंधित है। आपको पता होगा आजाद हिंद फौज में बहुत सारे हरियाणा के लोग थे, तो उन्हीं में से एक आदमी थे जिनका नाम है कंवर सिंह धनखड़। झज्जर वीरों की नगरी ऐसी थोड़ी बनाई है, वीरों का जो ये वीरों का शहर बना, शहीदों का, वीरों की नगरी तो खैर रेवाड़ी है, शहीदों का शहर झज्जर, तो यही सुभाष चंद्र बोस के शेरे हिंद यानी कंवल सिंह धनखड़ थे। काशीराम जोशी, पंडित लिखते हैं इसके नाम के आगे, पंडित काशीराम, चंद्र बिंदु और आता है। पंडित काशीराम जोशी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा नाम है, काशीराम जोशी कर लेना इसको, जोश है ना, जोशी है ये। आप लोगों ने सुना होगा 1913 में अमेरिका के एक शहर था सैन फ्रांसिस्को, जिसमें कि एक बहुत बड़ी क्रांतिकारियों की पार्टी बनी थी, जिन्होंने एक अखबार भी निकाला था, उस अखबार का नाम भी पार्टी का नाम जैसा था, गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में बनी, और वहां पता नहीं कितने सारे इंडियन थे, उन सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, गदर पार्टी में दान किया, उस टाइम पे लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए, और उस पार्टी ने टारगेट बनाया कि हम यहाँ पे अपने लड़कों को प्रशिक्षण देंगे, बहुत सारे पंजाब हरियाणा के लड़के थे वहाँ, और उन सबको प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे बम चलाने की और ये बंदूक चलाने की, और कैसे ना कैसे करके हम इनको यहाँ ट्रेन करके और इनको इंडिया भेजेंगे, और इंडिया में ये सब लोग जाके एक दहशत पैदा कर देंगे अंग्रेजों को मार मार के। तो उसी गदर पार्टी ने लोगों को मोटिवेट करने के लिए अखबार भी निकाला था। सोहन सिंह भाकना,
और ये जो कांशीराम जोशी जी और एक सबसे बड़ा नाम लाला हरदयाल, ये 3 नाम लिए जाते हैं। ये हरियाणा से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने हरियाणा की विंग बनाई थी पूरी, उन जवान लड़कों को लेके इन्होंने क्रांतिकारी भावनाएं उनमें पैदा कर दी थी। तो 3 नाम आएंगे आपके गदर पार्टी में। कौन कौन से? पहला लाला हरदयाल, दूसरा नाम क्या बताया मैंने, सोहन सिंह भाकना, वो दोनों ज्यादा फेमस हैं, और तीसरा हमारे हरियाणा की विंग जिसने बनाई, पंडित कांशीराम जोशी। ठीक है, जोशी, कांशीराम जोशी। तो ये 1883 में अंबाला में जन्मे थे। आपका अंबाला जो है, यहाँ इनका जन्म हुआ। इन्होंने गदर पार्टी की विंग हरियाणा में बनाई और संचालन किया। बाद में ये 27 मार्च 1915, वैसे 15 मार्च को इनकी फांसी हुई थी मुकर्रर, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिए ये, और 1915 में, 13 में तो पार्टी बन रही थी, तुम खुद सोचो, और 15 में, तभी तो गदर पार्टी छा नहीं पाई उतनी बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसके क्रांतिकारी ना थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव थे। जैसे एग्रेसिव तो सारे ही क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों को आज मिले तो आज मार दें, इस तरह के। लेकिन गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को यह था कि कुछ भी करके इनका मर्डर करना है। बहुत जल्दबाजी में इन्होंने कई गलत निर्णय लिए, जिस कारण पार्टी उतनी नहीं ग्रोथ कर पाई जितनी कर सकती थी। HRA, HSRA, गदर पार्टी सब धीरे धीरे करके खत्म हो गई। कारण एक तो नौजवान लड़के थे, नौजवान लड़के क्या करते थे, दिमाग का जैसे यूज करते थे ना, तो क्विक डिसीजन लेते थे। जैसे थोड़े से एज लोग क्या होते हैं, वो किसी भी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव को सोच के स्टेप लेते हैं। लेकिन जो ये यंग लड़के थे, ये कभी भी नेगेटिव पार्ट देखते ही नहीं थे। जैसे खुदीराम बोस है, 18 साल में फांसी पे चढ़ गया। खुदीराम बोस को देखो क्या सूझा कि वो जो ये बंगाल के क्रांतिकारी नवयुवकों का संगठन था, वहां से अपना सोच के चापेकर और वो और दोनों अपना सवार होकर पहुंच गए कि हम उस किंग्सफोर्ड को मारेंगे। और फिर वहां से देखो कोई प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, वापस कैसे आओगे, क्या करोगे, पकड़े गए दोनों, दोनों ही तो मारे गए ना। जैसे इतने तेज दिमाग, इतने जोश वाले क्रांतिकारी अगर लंबे टिके रहते तो देश की तस्वीर बदल सकते थे। पर प्रॉब्लम क्या थी, कोई 16 में फांसी पे झूल गया, कोई 18, कोई 23, कोई 24। लंबे टाइम तक इनका साथ हमें देखने को नहीं मिला, और इसीलिए राजनीति पर सिर्फ कांग्रेस छाई रही, जबकि राजनीति में पैरेलल की भूमिका क्रांतिकारी भी निभा सकते थे। पर वो क्विक डिसीजन जो था ना, कि भैया बस अभी आज ही बस मुझे देश आजाद करवाना है, आज ही मार दूंगा, चाहे मैं मरूं या मैं जीऊं, मुझे ये मारना है। तो इस चीज में थोड़ा सा जो बड़े लोगों का साथ, उनका सहयोग चाहिए था, वो नहीं मिला। ये एक कमी रह गई, इस कारण हमने बेहतरीन तराशे हुए हीरे खो दिए। जैसे प्रकृति ने उनके अंदर जज्बा बहुत भरा था, वो जज्बा कांग्रेस के लीडर्स में नहीं था, वो जज्बा क्रांतिकारियों में था, लेकिन उनका साथ हमारे साथ मिल नहीं पाया। ठीक है, तो ये कांशीराम जोशी जी ऐसे ही एक आदमी है, पंडित कांशीराम जोशी जी। 13 में तो पार्टी बन रही थी, और 15 में इनको हैंग यानी फांसी पर चढ़ा दिया था। ये सारे पकड़े गए थे, बड़े बड़े सारे लीडर्स, इन सबको फांसी पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट है बनारसी दास। ये बनारसी दास गुप्ता नहीं है, ये सिर्फ बनारसी दास है, रेवाड़ी वाले। इन्होंने नवयुवक सभा बनाई जवान लड़कों को इकट्ठा करने के लिए। 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के, इसके दौरान गिरफ्तार हुए। बाद में कांग्रेस के प्रधान बने, नौजवान भारत सभा से भी ये जुड़े रहे। ठीक है, तो ये लगा लो क्रांतिकारी रास्ते पे भी चले थे, फिर बाद में गांधी के रास्ते पे भी चले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको पता होगा ना, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी थी, तो बटुकेश्वर दत्त जो हैं वो काला पानी की सजा भुगत रहे थे। और काला पानी से जब उन्होंने लेटर लिखा था भगत सिंह को, तो उन्होंने कहा था यार तुम बहुत लकी हो, तुम तो अपना आराम से फांसी के तख्ते पे चढ़ जाओगे, दिक्कत तो हम जैसों की हो गई। बटुकेश्वर लिख रहे हैं कि हमें तो मरने का भी, ये शहीद होने का भी मौका नहीं मिला। तब फिर बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह ने कहा था कि हमें एक एग्जाम्पल देना है कि अगर क्रांतिकारी देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए मर सकते हैं, तो वो देश को आजाद कराने के लिए दिन रात मरते हुए जीवन जी भी सकते हैं। और बटुकेश्वर दत्त से अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा कि आजादी के बाद कितना खराब टाइम उन्होंने देखा। जिस आदमी ने कभी क्रांति की भावना को आगे बढ़ाया था, क्रांति की ज्वाला को जगाया था, उस आदमी को बीड़ी और सिगरेट बनाने की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। यानी जिस चीज को वो मन से घृणा करते होंगे कि नौजवानों को गलत रास्ता दिखाती है बीड़ी, सिगरेट और शराब, उसको बनाने की फैक्ट्री में। क्यों? क्योंकि रोटी के लाले पड़ गए, घर परिवार में रोटी नहीं थी, तो जाके ये दिखा कि कहीं काम मिल जाए, कहीं काम ही नहीं मिला, तो फिर फाइनली जाके एक सिगरेट और बीड़ी की फैक्ट्री में अगले आदमी को काम करना पड़ा। मतलब कितनी आत्मा को मार के उस आदमी ने वो काम किया होगा, इस चीज को तुम सोच के देखो। और ये आजाद भारत की घटना है, ये नहीं कि तुम आजाद नहीं थे इसलिए, आजादी के बाद की घटनाएं हैं ये। ठीक है, तो ये बनारसी दास जी, इन्होंने भी काम किया। अगला है राव तुलाराम, जिसको हम पढ़ के आए थे, जिनके के कारण आप 23 सितंबर को क्या मनाते हो, शहीदी दिवस, हरियाणा का। इन्होंने 57 की क्रांति में बहुत हिम्मत दिखाई और अंग्रेजों से भिड़ गए थे।
तो वही राव तुलाराम जी ये रेवाड़ी में जन्मे हैं, वीर नगरी है रेवाड़ी। तो ऐसे ऐसे लोगों के कारण 57 की क्रांति में रेवाड़ी को आजाद कराया। मृत्यु 1863 में हुई काबुल में। 23 सितंबर हरियाणा शहीदी दिवस है। इनका ही जो है ना, इनसे जुड़ा ही डे, वो आपने शहीदी दिवस मना लिया। ठीक है। अगला है बाल मुकुंद गुप्त। बाल याद है, बच्चा, गुड़ियानी, 14 नवंबर 1865, याद होगा ना, ये वही बाल मुकुंद गुप्त हैं। गुड़ियानी झज्जर गलत है, रेवाड़ी आना चाहिए। रेवाड़ी में 1865 में जन्मे। इनके नाम से साहित्य पुरस्कार भी है, याद करो, अ और क। अखबार चुनार 1886 में, और 1888-89 में कोहिनूर। फिर 3 हिंदी के अखबार याद हैं, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र और हिंदुस्तान। यानी उर्दू में भी काम किया और हिंदी में भी काम किया, वही आदमी है ये। इन्होंने अखबार चुनार, कोहिनूर ये उर्दू में, और हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, हिंदी कर लेना इसको, और भारत मित्र हिंदी भाषा में निकाले। तो बाल मुकुंद गुप्त, बाल से याद करो बाल दिवस, तो 14 नवंबर 1865। बच्चे गुड़ियानी, गुड़िया से खेलते हैं, गुड़ियानी रेवाड़ी में जन्मे। इन्होंने उर्दू में भी 2 अखबार निकाले, एक था क और एक था अ। पहले अ, तो अखबार चुनार 1886 में, और फिर कोहिनूर 1888-89 में। फिर हिंदी के लिए हिंदी बंगवासी, बांग्लादेश वाले, और भारत मित्र और हिंदुस्तान, तो दोनों के लिए काम किया। ठीक है। अगला है मुंशीराम जोशी जी। इनको गुजरी उत्सव में सम्मानित किया गया था। सारंगी वादक है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ठीक है। तो मुंशीराम जोशी जी प्रसिद्ध सारंगी वादक, गुजरी उत्सव में सम्मानित किया गया भिवानी से। अब्दुल गफ्फार खान, ये वो नहीं है जो आपके दिमाग में आएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान वो अलग आदमी है, ये अलग आदमी है। ठीक है। ये साहा अंबाला से संबंधित हैं। ये कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे। नमक सत्याग्रह के दौरान कांग्रेसियों ने बार काउंसिल और अंबाला का अधिनायक नियुक्त किया। संन्यास ले लिया, 1975 में एक्सपायर। जिसको आप सोच रहे हो खान अब्दुल गफ्फार खान, वो तो हमारे इंडिया में थे ही नहीं, वो तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनको दफनाया गया था अफगानिस्तान। ये अलग आदमी है। ये छोटे लेवल पे सिर्फ हरियाणा के लोगों को पता है, इनको देश में कोई नहीं जानता। अंबाला से संबंधित है, 75 में इनकी डेथ हुई। अनिल शर्मा, इन्होंने आपकी एक मूवी आई थी जर जोरू और जमीन, इसके ऊपर इन्होंने गीत की रचना की थी। ठीक है। इसके बाद है नसीब सिंह कुंडू। खुंडा और रुंडा 2 भूमिका है ना। चंद्रावल जो हरियाणा की सबसे पहली सुपर डुपर हिट मूवी थी, 1984 में आई थी, उसमें काम किया था। तो नसीब सिंह कुंडू जो रुंडा की भूमिका में थे, टिटोली रोहतक से संबंधित है। चंद्रावल में रुंडा का कैरेक्टर प्ले किया। लाडो बसंती मूवी में अठन्नी का, गुलाबों में काले का, और जर जोरू और जमीन में गबरू का। यानी छोटे शॉर्ट रोल्स में इनको कई सारी मूवीज में देखा गया। क्या नाम है इनका? नसीब सिंह कुंडू, रुंडा की भूमिका, टिटोली रोहतक से। दरियाव सिंह मलिक, दरिया भी लिखते हैं, दरियाव भी लिख देते हैं, दरियाव सिंह मलिक या दरिया सिंह मलिक खुंडा। ये रुंडा और खुंडा 2 कैरेक्टर हैं चंद्रावल मूवी के। ये पानीपत से हैं, वो रोहतक से, ये पानीपत से। इन्होंने खुंडा की भूमिका निभाई। तो रुंडा खुंडा 2 कैरेक्टर हैं, एक नसीब सिंह कुंडू हैं और एक दरियाव सिंह मलिक हैं। एक रोहतक से हैं और एक आपके पानीपत से हैं। ठीक है। मातूराम सांघी को बिलोंग करते हैं, रोहतक में। रॉलेट एक्ट के विरोध में गौकर्ण तालाब, रोहतक में है ना गौकर्ण तालाब, इसमें इन्होंने प्रभावी भाषण दिया था। तो बस एक ये लगा लो कि हरियाणा के लोगों को एक्टिव करने के लिए एक तरह के नेता थे ये। क्या नाम था इनका? मातूराम। वैसे मातूराम हमारे यहाँ पे हलवाई फेमस है, गोहाना वाला। नेक्स्ट है राव बहादुर लाला मुरलीधर जी। लाला मुरलीधर वो आदमी जो कि पहला पंजाब को कह लीजिए या हरियाणा को बिलोंग करने वाला है, तब तक तो हरियाणा था नहीं वैसे, जो कि कांग्रेस के मेंबर बने। 72 सदस्य जब कांग्रेस की पहली मीटिंग में थे 1885 में मुंबई में, तो उन 72 में एक थे लाला मुरलीधर जी। ढेरों लोगों को इन्होंने कांग्रेस का मेंबर बनाया, और ये मुरलीधर जी जो है अंबाला में काफी एक्टिव थे ये। तो लाला मुरलीधर पलवल में तो जन्मे थे, लेकिन इनकी कर्म भूमि है अंबाला। जैसे आपके लाला लाजपत राय थे ना, जन्मे तो थे मोगा पंजाब में, लेकिन पंजाब के एक इलाके में, लेकिन उनका जो मेन कर्म भूमि है वो हमारा हिसार था। तो ऐसे इनकी कर्म भूमि है अंबाला, जन्मे हैं पलवल में। राय बहादुर इनका एक उपाधि है अंग्रेजों की दी हुई। अंबाला से कहाँ जहाँ काम किया, उर्दू में खैर संदेश, ये पूछ लेंगे खैर संदेश किसका था, तो लाला जी का। लाला कौन से हैं ये? लाला मुरलीधर का। खैर संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। अक्टूबर को भिवानी में आयोजित पहली अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस, तो अंबाला डिवीजन जो था ना पूरा, इसमें पहली कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसके ये अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाले, कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन में भाग लेने वाले पहले हरियाणवी थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। राय बहादुर की उपाधि और केसरे हिंद की उपाधि मिली, जो इन्होंने रॉलेट एक्ट, काला कानून के विरोध में लौटा दी।
थी। तो इनका जन्म तो हुआ है पलवल में, मतलब दक्षिण हरियाणा के हिस्से में, लेकिन इन्होंने काम किया है अंबाला में। जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई अंबाला डिवीजन की तो उसके अध्यक्ष ये थे। कांग्रेस की पहली मीटिंग में मुंबई में जो गया था आदमी, पूरे पंजाब को, इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला, वो लाला हरदयाल जी थे, ये लाला मुरलीधर। और फिर इन्होंने अपने यहाँ पे कांग्रेस की शाखाएं भी बनाई। तो सारा काम इनका किया हुआ है। जो एक स्टार्टिंग का काम था ना वो बहुत बड़ा, वो इन्होंने किया। तो इनको 2 उपाधियां मिली, केसरे हिंद बहुत बड़ी उपाधि, और राय बहादुर बाद में लौटा दी, रॉलेट एक्ट जब सरकार ने गलत कानून बनाया। बलवंत राय तायल, जब आपकी हिंदी और ये पंजाबी का एक लड़ाई झगड़े चल रहे थे ना, पंजाब के 2 क्षेत्र बने थे, हिंदी क्षेत्र और अपना पंजाबी क्षेत्र, तब आपकी हिंदी क्षेत्रीय समिति का मुखिया बने थे बलवंत सिंह तायल जी, वही है ये। ठीक है, पटियाला में जन्मे। पंजाब से जब हरियाणा अलग होने की मांग उठ रही थी तो हिंदी क्षेत्र की समिति के अध्यक्ष थे। भजनलाल के समय में वित्त मंत्री थे, बाद में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना, हिंदी समिति के मुखिया या अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह तायल। तायल कमेटी बनी थी, तायल इनके नाम पर। कैप्टन फतेह सिंह, ये सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में कैप्टन थे। तो आजाद हिंद फौज के तो ढेरों लोग हमने पढ़े, अभी नेताजी ने एक उपाधि भी दी थी। इस तरह ढेरों सैनिक थे हमारे जो इनकी फौज में थे। बनारसी दास गुप्ता, ये काम का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके राज्य में सबसे बड़ी हस्ती यानी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो आपके हरियाणा की विधानसभा के 2 बार ये अध्यक्ष भी रहे और सीएम भी रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बनारसी दास गुप्ता, बीडी गुप्ता, ठीक है, भिवानी से संबंधित है। हरियाणा केसरी, बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा केसरी एक उपाधि भी है और हरियाणा केसरी एक पत्र भी निकाला। तो पेपर में हरियाणा केसरी अगर पत्र पूछे तो टिक कर देना बनारसी दास गुप्ता, और वैसे कहें हरियाणा केसरी तो एक उपाधि है जो कई लोगों को मिली, फेमस 1-2 हैं। अपना देश, ये भी इनका पत्र था। हरियाणा कांग्रेस पत्रिका आदि पत्र निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा केसरी, कई बार पूछा जा चुका। इन्होंने भूदान आंदोलन जो 1951 में चलाया था पोचमपल्ली तेलंगाना से, किसने चलाया था? एक आदमी ने, जिनका व्यक्तिगत पहले सत्याग्रही भी थे, विनोबा भावे, उन्होंने तो इसमें भाग लिया। और 2009 में, अभी 10-11 साल पहले इनकी डेथ हुई है। तो बनारसी दास गुप्ता का हरियाणा केसरी, अपना देश, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका याद रखना। शेखर गुरेरा गुड़गांव के हैं, कार्टूनिस्ट थे। रोहित सरदाना जी न्यूज में एडिटर है। रोहित सरदाना का सब नाम जानते हैं, जी न्यूज में सबसे बड़ा नाम रोहित सरदाना का है। रामदेव के बारे में तो मैंने पूरी गाथा आपको सुनाई थी कि कैसे एक छोटे से, पहले कहते हैं कि भाई मेरी पूरी बॉडी जो थी पैरालाइज थी, कैसे इन्होंने योगा कर करके अपनी बॉडी को ठीक किया। फिर ये जींद के कालवा जो ये अपना है ना गुरुकुल, यहाँ पढ़े। फिर ये गए गुरुकुल कांगड़ी में, फिर वहां इन्होंने दीक्षा ली। फिर इन्होंने एक गुरु से शिक्षा ली, एक दिन रात में वो गायब हो गए। फिर उनके ऊपर केस चला, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने ट्रस्ट का पैसा बना के और आज ये कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। वही रामदेव है। महेंद्रगढ़ में जन्मे, इनके गुरु थे बलदेव जो गायब हुए थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्रा, हिसार के हैं, आपको पता होगा, जी टीवी के सीईओ है। ठीक है, जी न्यूज में एडिटर है रोहित सरदाना, कितनी बार आप देखते हैं टीवी पे, इन सब पे आते रहते हैं। और जो जी टीवी के मेन सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो आपके हरियाणा के सुभाष चंद्रा, इनका ही तो चैनल है जी टीवी, इन्हीं का है मेन। ठीक है, नेक्स्ट है समीर गहलोत, ये आपको पता होगा, इंडिया बुल्स, अपने खुद के पैरों पे खड़े होके जिसने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, बहुत अमीर बने, वो हैं समीर गहलोत, रोहतक के हैं, ओनर हैं इंडिया बुल्स के और सेल्फ मेड बिलियनर हैं, यानी खुद के अपने मेहनत से बिलियनर जो बने हो, जिसने इतना पैसा कमाया। तो ये बड़ी बात है कि हरियाणा के कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से। समीर गहलोत, ये बहुत यंग एज में बिलियनर बन गया, मिलियन के बाद बिलियन आता है, आप देखो कितना अमीर आदमी है, और बहुत यंग, बहुत ही छोटी एज के हैं। ठीक है, ये टॉपिक पूरा हुआ। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, ये आप खुद देख लेना, खुद कर लेना, सारे मैंने आपको करा दिए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ढेरों बातें इसमें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, पढ़नी आपको पड़ेगी, मेरे तैयार करने से बात नहीं बनेगी। मैंने तो चीज़ों को बस कोशिश की है आपको कि दिमाग में ये सुन के कहीं ना कहीं फिट हो जाए। अब जब किताब उठा के पढ़ोगे, ये सबसे लास्ट टॉपिक था किताब का। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एजुकेशन में हरियाणा का क्या कुछ योगदान है। हरियाणा में कब 8वीं क्लास की पढ़ाई के पेपर हुए बोर्ड के, कब 10वीं के, कब 12वीं के, अपना हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का नाम कब बदला है और कैसे कैसे उसने काम किया, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे, कितने अनपढ़ हैं, कहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ कम हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ चल रही हैं, क्या कुछ आपके देश में, आपके राज्य में बेहतर हो रहा है बाकी सबके मुकाबले। अब अगला टॉपिक वो पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं ना, पहले उन टॉपिक्स को कवर करा दूं। हरियाणा इतना बड़ा है कि 3-4 महीने पकड़ेगा ये मान के चलो, मार्च तक, फरवरी तक टाइम लगेगा हमें तैयारी करने में। फरवरी तो
मिनिमम लगेगा, हो सकता है मार्च तक पहुंचे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक करा रही हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो ठीक है कि भाई पढ़ के जाने चाहिए वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हम उठाएंगे एजुकेशन का, अपनी यूनिवर्सिटीज का। हर बार क्वेश्चन आते हैं ना यूनिवर्सिटी के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, बड़े बड़े कोई संस्थान हैं, कहाँ हैं, क्या कुछ है, तो उनको अब हम टॉपिक को तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।